नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में भारतीय कारोबारी गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। मामले को लेकर देश की सियासत भी गर्मा गई है। अल्मोड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अडानी मामले को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। इसके पहले सेबी की विश्वसनीयता भी खत्म हो चुकी है। उन्होंने अमेरिकी खुलासे का हवाला देते हुए इस वित्तीय अनियमितता की जांच भारतीय कानून के तहत कराने की मांग की है। वहीं इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया है। अमेरिका में तो इस समय इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भारत में भी उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि क्राइम तो इंडिया के, हमारी अर्थव्यवस्था के साथ भी क्राइम है ना सर। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसको ये कह करके नहीं टाला जा सकता है कि तब वो तो विपक्ष के राज्यों में भी काम करते हैं। एक इन्वेस्टर है, यदि किसी में टेंडर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको हक है। हम उसके हक को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन वित्तीय अनियमितताएं हैं उन पर। वो वित्तीय अनियमितताएं कांग्रेस शासित राज्यों में हो या जो है विपक्ष शासित राज्यों में हो या भाजपा शासित राज्यों में हो, दोनों पर समान कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड में निकाय चुनावों के लिए अभी तक तारीख नहीं आई है। दिसंबर 2023 में उत्तराखंड में निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और 27 नवंबर को ग्राम पंचायत का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। और ऐसे में राज्य में 2 चुनाव होने हैं। इसे लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि निकाय चुनावों के लिए कई बैठकें की गई, जल्दी चुनाव भी कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। ऐसे में दोनों चुनाव साथ कराए जाएं तो बेहतर होगा। हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो वो अपने हिसाब से चुनाव कराएं, एक ये है कि हमारा निकाय और इनका चुनाव एक साथ हो जाए। मेरा अपना व्यक्तिगत मत तो यही है कि एक साथ चुनाव हो जाए, ताकि जो हमारी आचार संहिता वो एक ही बार लगे, हमारे विकास कार्य प्रभावित ना हो। और कि एक समस्या और है जो बड़ी अजीब सी लगती है कि कुछ लोग जो है उन्होंने वोट अपने स्थानीय निकाय में बनाए हैं और अपने ग्राम सभाओं में बनाए। यदि एक साथ चुनाव होंगे, यदि डबल भी वोट बनाए होंगे तो एक ही जगह वोट डालता है। अल्मोड़ा के मोहान स्थित IMPCL के निजीकरण के विरोध में पूर्व सीएम हरीश रावत ने समर्थन दिया। उन्होंने निजीकरण के खिलाफ 1 घंटे का सांकेतिक उपवास रखा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यह फैक्ट्री हजारों कर्मचारियों और आसपास के ग्रामीणों के लिए रोजगार का साधन है। इसके निजीकरण होने से न केवल कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ेगी, बल्कि आसपास के कई गांवों की आजीविका भी प्रभावित होगी। सारा पब्लिक सेक्टर खड़ा किया और इस पब्लिक सेक्टर ने भारत को औद्योगिकरण का रास्ता दिखाया। और आज ये नेहरू की देनों को मिटाने पर लगी है सरकार। और यहाँ जो ये IMPCL है, ये हमारी शान है, शर्त का अभिमान है, हमारे रामनगर का स्वाभिमान है, हमारे गुल्लू, हमारे बेताल घाट सबकी हजारों लोग इससे आजीविका पा रहे हैं। कोई गाय का गोबर, भैंस का गोबर की डंग बना करके उसको बेचते हैं यहाँ। देहरादून के सपा मुख्यालय में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की 50वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने कहा कि नेताजी को आज पूरा देश याद कर रहा है। धरती पुत्र के नाम से जाने वाले मुलायम सिंह यादव को पूरा देश नेताजी कहकर पुकारता था। उनके किए गए कामों को हमेशा याद किया जाएगा। एक वो व्यक्ति जो जमीन से उठ करके और एक उस जगह तक पहुंचा हो जिसको सुभाष चंद्र बोस के बाद नेताजी को उपाधि दी गई हो, वो हमारे श्रद्धेय नेताजी। आज उनकी जयंती हम सब लोग मना रहे हैं। जब दोबारा मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचा दी। नेताजी एक विजनरी थे और मैं समझता हूं कि इस तरीके का नेता, इस तरीके का एक राजनेता बहुत ही मुश्किल से पैदा होता है। नैनीताल के SSP प्रहलाद मीना ने जिले में अपराधों को लेकर समीक्षा बैठक की है।
बैठक में जिले के सभी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान एसएसपी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चोरियों पर लगाम लगाएं और ओवरलोडिंग की सघन चेकिंग करें। वहीं थाने चौकियों को 24 घंटे एक्टिव मोड में रहने को भी कहा गया है। बैठक के दौरान सभी पुलिस स्टेशनों से कहा गया कि आने वाले दिनों में क्रिसमस, न्यू ईयर जैसे बड़े इवेंट हैं। साथ ही लोग लगातार कैची धाम, नैनीताल भी आ रहे हैं और ऐसे में यातायात का प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जाए ताकि सुखद टूरिज्म का संदेश दिया जा सके। इधर जोशीमठ नगर क्षेत्र में एक बार फिर से भालू के बच्चे का सिर कनस्तर में फंस गया। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इसके बाद भालू के बच्चे के मुंह से कनस्तर को निकालकर भगाया गया। घटना गढ़वाल स्काउट के पास की है। लगातार आबादी क्षेत्र में भालू की आवाजाही से लोग दहशत में हैं। उन्होंने वन विभाग से इनसे निजात दिलाने की मांग की है। इधर उधम सिंह नगर पुलिस ने सुमित हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मृतक की पत्नी रेनू ने अपने प्रेमी से पति की हत्या करवाई थी। पुलिस ने हत्या में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रामपुरा का रहने वाला सुमित श्रीवास्तव पिछले 8 दिन से गायब था। पुलिस ने सुमित का शव कल्याणी नदी के किनारे गड्ढे से बरामद किया। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने पूरे हत्याकांड खुलासा करते हुए बताया कि रेनू के कहने पर गणेश ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर सुमित की गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। इसमें गणेश से पूछताछ से ये पता चला कि शराब पीने के लिए उसने अभी अपने सुमित को बुलाया था। उसके साथ और भी लोग थे, जिसमें जूते के फीते से उसका गला दबा दिया और उसकी डेड बॉडी को कल्याणी नदी में फेंका। उन्होंने उस डेड बॉडी को नदी में फेंक दिया और यह रोज जाके देखते रहे कि वो डेड बॉडी कहाँ है। फिर एक दिन नदी में उनका इस डेड बॉडी का एक हाथ दिखाई दिया। उसको फिर इन्होंने रात में जाकर गड्ढा खोदा और नदी के पास ही उसे दफना दिया। जो लोग शामिल थे इसमें, जिसमें कि वह वादिनी जिसने अपनी पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुल 4 लोगों को 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 लोग अभी वांछित हैं। इसमें अल्मोड़ा नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त देवेश शास्त्री ने शुक्रवार को शहर की व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि 13 करोड़ रुपए की लागत से 5 जगहों पर पार्किंग निर्माण कार्य चल रहा है। इनमें से 2 जगहों पर विवाद जारी है और मामले को हल कर काम में तेजी लाई जाएगी। साथ ही देवेश शास्त्री ने निर्धारित समय सीमा के भीतर पार्किंग का संचालन सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया है। जो हमारी कुछ ऐसी पार्किंग्स है जो केएमयू स्टेशन हो गया, जो हमारा गर्ल्स इंटर कॉलेज के पास है, उनमें कुछ कोर्ट का विवाद है, तो उसमें हम एग्जैक्टली टाइमलाइन का कमेंट नहीं कर सकते, परंतु जिला प्रशासन द्वारा उन केसेस को अर्जेंट हियरिंग के लिए डाला गया था और जो भी स्टेक होल्डर्स उनके साथ भी लगातार चर्चा की जा रही ताकि इनको भी जल्दी खत्म किया जाए और हमारी जो पार्किंग्स है वो जल्दी बन पाए, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो ट्रैफिक कंजेशन कुछ इश्यूज है थोड़ा रिजॉल्व हो। वहीं पौड़ी जिला अस्पताल में सेवा दे रहे 220 आउटसोर्स कर्मियों के रोजगार पर अब संकट खड़ा हो गया है। आउटसोर्स कर्मियों को अस्पताल प्रबंधन ने सेवा समाप्ति के नोटिस थमा दिए हैं, जिनकी सेवा 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। बता दें कि जिला अस्पताल में 2021 से पीपीपी मोड पर सेवा प्रदाता महंत निर्देश अस्पताल में संचालित की जा रहा था, लेकिन अस्पताल में बार बार मिल रही अव्यवस्थाओं की शिकायतों और जनता के सुझाव पर अब सरकार इस अस्पताल को जनवरी से एक बार फिर अपने हाथों में लेने जा रही है। ऐसे में जिला अस्पताल में विभिन्न पदों पर सेवा दे रहे 220 आउटसोर्स कर्मियों को भविष्य की चिंता सता रही है। इंद्रेश हॉस्पिटल आया है, हम लोग यहाँ पे 4 साल से हैं, तो 220 के करीब यहाँ पे है जो कि लोकल ही लोग हैं यहाँ पे। तो अब जैसे अगर ये इंद्रेश हॉस्पिटल जाता है तो सारे के सारे बेरोजगार होंगे। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि भाई अगर यहाँ पे जिला अस्पताल आ रहा है फिर से सरकारी गवर्नमेंट में, तो कम से कम हम लोगों को यहाँ पे अटैचमेंट में रखा जाए। हमको वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो डेडलाइन दिया गया वो दिसंबर 31 2024 तक लगभग 1 महीना बचा है। तीनों हॉस्पिटल मिला के, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, NDLCHC और पापो CS मिला के 220 एम्प्लॉयज हमारे लोकलेट्स हैं। देखिए, ये जनता की डिमांड थी कि इसको वापस सरकारी बनाया जाए, तो 31 दिसंबर तक की इनकी डेडलाइन है। उससे पहले हम लोग जो है अपने हैंडओवर में लेकर के इसको, और 1 जनवरी से चिकित्सालय सरकारी जो व्यवस्था है उसी के अनुरूप चलेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित 28वीं आईसीआर क्षेत्रीय समिति प्रथम की बैठक में उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने क्षेत्रीय समिति की बैठक में कृषि के क्षेत्र में प्रदेश की निम्न समस्या पर शोध किए जाने पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि पूर्व में किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए घेरबाड़ के लिए धनराशि दी जाती थी, जो कि अब बंद हो गई है। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि जब तक इस क्षेत्र में शोध नहीं हो जाता तब तक प्रदेश के किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से सुरक्षित करने के लिए घेरबाड़ के लिए विशेष बजट दिया जाए। आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति 1 की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आईसीआर के सभी वैज्ञानिक, सभी प्रदेशों के मंत्री व अधिकारीगण थे और उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है और जिसका सबसे बड़ा कारण है कि जंगली जानवर हमारी फसलों को नुकसान कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का रुझान खेती से के लिए कम हो रहा है। इसी प्रकार हमारे यहाँ जैविक खेती आज हम 38% से अधिक हम ऑर्गेनिक हैं। हमारा संकल्प है कि 2025 में जब कृषि मंत्री गणेश जोशी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। इस दौरान कृषि मंत्री ने विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय रखे। बता दें कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति की 28वीं बैठक में कई राज्यों के कृषि अधिकारी वर्चुअल तरीके से जुड़े हुए थे। इस बैठक में कृषि योजनाओं को लेकर समीक्षा भी की गई। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बैठक में किसानों को जंगली जानवर से कैसे निजात दिलाया जाए, इस बात को लेकर भी चर्चा की गई है। आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति 1 की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आईसीआर के सभी वैज्ञानिक, सभी प्रदेशों के मंत्री व अधिकारीगण थे और उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है और जिसका सबसे बड़ा कारण है कि जंगली जानवर हमारी फसलों को नुकसान कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का रुझान खेती से के लिए कम हो रहा है। इसी प्रकार हमारे यहाँ जैविक खेती आज हम केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव की मतगणना के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जुगतंडे ने बताया कि सुबह 8 बजे से उखीमठ में मतगणना शुरू होगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे मतगणना स्थल को 3 जोनों में बांटा गया है। मतदान कर्मियों को मतगणना के लिए ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। केदारनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन की जो मतदान के पश्चात मतगणना की तिथि जो है 23 तारीख निर्धारित है। उसके लिए सभी जो मतगणना कार्मिक है उनका तैनाती का कार्रवाई पूर्ण किया जा चुका है। उसके उपरांत जो भी वहां पर मतगणना के लिए टेबल की आवश्यकता होती है उसकी संख्या निर्धारित किया गया है। ईवीएम काउंटिंग के लिए वहां पर 14 टेबल तैनात किया गया है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट काउंटिंग होती है उसके लिए 10 टेबल अतिरिक्त वहां पर तैनात किया गया है। सभी कार्मिकों का रैंडमाइजेशन का कार्रवाई संपन्न किया जा चुका है और जो पोस्टल बैलेट्स प्राप्त होंगे उसके लिए भी अतिरिक्त जो एआरओ नामित करने होते हैं उसकी अनुमति भी निर्वाचन आयोग से प्राप्त हो गई है। दिल्ली में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई, माफ कीजिएगा होगी, जिसमें मीटिंग में बीजेपी संगठन चुनाव की कार्य योजना पर चर्चा होगी, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार और प्रदेश संगठन चुनाव प्रभारी खजान दास भी शामिल हुए। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व पहले सदस्यता अभियान के रूप में चलाया गया है और अब आगामी संगठन के चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर बैठक में कार्य योजना पर चर्चा भी की गई है। मनवीर चौहान ने कहा कि आगे मंडलों का चुनाव होना है,
जिलाध्यक्ष पर फिर प्रदेश और फिर राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के चुनाव होंगे, जिसको लेकर कार्यशाला का भी आयोजन आज दिल्ली में होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व जो पहले सदस्यता अभियान के रूप में चलाया गया और अब उसको संगठन पर्व को जो हमारे संगठनात्मक चुनाव होने उसके रूप में आगे लगातार वो बढ़ रहा है और इसी को लेकर के ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बैठक नहीं है दिल्ली में। ये बैठक एक रूटीन बैठक संगठन पर्व की जो आगे के कार्यक्रम है उसको लेकर के पूरे देश में जो संगठन पर्व मनाया जा रहा है उसकी कार्य योजना के संदर्भ में ये बैठक बुलाई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केदारनाथ उपचुनाव में मतदान के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि केदारनाथ में कांग्रेस का माहौल है और केदारनाथ में भी जीतने हुए जा रही है। वहीं रावत ने आगे कहा कि सत्ता पक्ष पर पैसे और शराब के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश की, पर कांग्रेस ने एकजुट होकर अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों को एकजुट होकर कांग्रेस महिलाओं तक पहुंचने में सफल रही है और इसके सार्थक परिणाम कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मिलेंगे। और ये नाराजगी उसी लाइन पर है जिस लाइन पर श्री बद्रीनाथ जी ने थी और कांग्रेस ने इस नाराजगी को कितना गांव-गांव तक पहुंचाया है, विशेष तौर पर महिला वोटर्स पर पहुंचाया है, उस पर हमारी जीत और जीत का मार्जिन निर्भर करता है। सामान्य वातावरण जो है हमारी जीत का है। और खाद्य मंत्री रेखा आर्य की रायपुर स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के राशन डीलरों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक के संबंध में विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राशन डीलरों को कोविड काल के दौरान का लाभांश और भाड़ा अब तक नहीं मिल पाने के संबंध में उन्होंने अवगत करवाया है। साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि विभाग के सतत प्रयास से राशन डीलरों को 21 माह का भाड़ा और लाभांश प्राप्त हो चुका है, जबकि 7 माह का बकाया अभी भी बाकी है। इसको लेकर विभाग प्रयासरत है और भारत सरकार के खाद्य सचिव से भी लगातार इसको लेकर पत्राचार चल रहा है। हमारे प्रदेश के जो राशन डीलर हैं, उनकी जो संगठन है, उनके संगठन के पदाधिकारियों के साथ में उनके प्रदेश अध्यक्ष और संबंधित जिले के पदाधिकारी सभी जो 13 जनपदों से आए थे, आज उनके साथ में मिलते हुए उनकी जो समस्याएं थी उन पे वार्ता की गई है और उन समस्याओं में उनके कुछ व्यवहारिक चीजें थी जिनको कि वाकई जिन पे विचार किया जाना भी और समाधान किया जाना भी नितांत आवश्यक था। तो आज उन सबको आमंत्रित किया हुआ था। हमारे प्रदेश के पौड़ी में निर्वाचन विभाग ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने नगर निकाय चुनाव के लिए पौड़ी जिले में बनाए गए 129 मतदान केंद्रों में से 66 मतदान केंद्र संवेदनशील और 11 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए हैं। इस बार 1,72,856 वोटर नगर निकाय चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समय से रहते मतदान केंद्र और मतगणना केंद्रों में बिजली, पानी और शौच समेत सभी व्यवस्थाएं समय पर दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। हमारी तैयारी बैठक थी जिसमें आरओज, एआरओज, आपके एसडीएम और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को जो कि निर्वाचन का कार्य करवाने वाले, उन सभी लोगों को डिटेल में इंस्ट्रक्शंस दिए गए और उनकी तैयारियों की समीक्षा भी की गई। और जिस तरीके से हमारे लगभग 108 मतदान केंद्र कोटद्वार में बन रहे हैं और अन्य स्थानों पर भी हमारे जो केंद्र बन रहे हैं, परिवहन की व्यवस्था की जानी है, टेंडर से रिलेटेड दूसरी जो हमारी तैयारियां हैं, तो उन सारी चीज़ों का एक बार रिव्यू किया गया और उन्हें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए। हमारी तैयारी उत्तराखंड राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक किया जाना प्रस्तावित है। इसके दृष्टिगत उत्तराखंड राज्य के खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के उद्देश्य से आयोजित होने वाले विशेष प्रशिक्षण शिविरों की कार्य योजना के साथ साथ वित्तीय स्वीकृति और व्यय की स्वीकृति शासन की ओर से प्रदान की गई है। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि संशोधित शासनादेश से आयोजित प्रशिक्षण शिविर में हमारे खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न खेलों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने के लिए आवास व्यवस्था, भोजन भत्ता, स्पोर्ट्स किट, यात्रा भत्ता, व्यय इत्यादि पर होने वाले व्यय मानकों में निम्नानुसार संशोधन भी किया गया है।
38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत जो है वो 2025 के 28 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है और लगातार 14 फरवरी तक यह राष्ट्रीय खेल आयोजित रहेंगे। तो उसके निमित्त, उसकी तैयारियों के निमित्त में कुछ चीज़ें जो बहुत आवश्यक थी, जिसके दृष्टिकोण से आगे चल के उत्तराखंड जो है अधिक से अधिक मेडल ला सके, हमारे खिलाड़ियों को और अच्छी सुविधाएं मिल सके, तो जो हमारा पुराना जियो एग्जिस्ट करता था उसकी जगह पे नया जियो जो है वो अब एग्जिस्ट करेगा। उसमें बहुत सारे संशोधन कर दिए गए हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24। शुभ रात्रि।